हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई आप सब लोगों की? तो न्यूक्लियर फिजिक्स बच्चे डिमांड कर रहे थे इसलिए मैं दे रहा हूं। और प्लीज 40 मिनट का जैसे ही लेक्चर एक्सीड करेगा मैं बंद कर दूंगा। अभी तक मॉडर्न फिजिक्स में मैंने आपको डिटेल में 5 लेक्चर में क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, फोटोन की प्रॉपर्टी, रेडिएशन प्रेशर, पावर, इंटेंसिटी बहुत बेसिक से समझाया है। मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फिर एटम पढ़ाए और एटम में सारे स्पेक्ट्रम पढ़ाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस बहुत कराई आपको। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है और एक्सरे भी हटा दिया, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा क्योंकि इंडिया का भरोसा नहीं। लेकिन ये दोनों चीज सिलेबस में नहीं है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का टुडेज गोल इज न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। आज हम लोग न्यूक्लियर प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। टुडेज गोल इज न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। आपको ये इतना आसान लगेगा ना, आपको लगेगा कि सर ये तो इतना आसान क्यों है। और इस पर सवाल आते हैं भाई, जेई मेन और नीट में भर भर के सवाल आते हैं। कोई भी टफ बातें नहीं होंगी, बहुत आसान आसान लगेगा आपको और पढ़ने के बाद आपको मजा आएगा। हेवी चीजें यहां पे होती ही नहीं है। केमिस्ट्री के जैसा ही रिवीजन जैसा आपको लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल है सिंपल सा, रेशियो वॉल्यूम ऑफ एटम टू न्यूक्लियस। रदरफोर्ड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में बता दिया था कि पूरा एटम का मास न्यूक्लियस में होता है और साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बता दिया था और साइज ऑफ एटम भी बता दिया था। तो तुम्हें वो पता है, उसके हिसाब से इस सवाल का जवाब दो। स्क्रीन पॉज करो, मैं कर दूंगा नहीं तो वीडियो बंद कर दूंगा। कर स्क्रीन पॉज कर, इस सवाल का आंसर निकाल फटाफट। 4 ऑप्शन दियो, जल्दी जल्दी। स्क्रीन पॉज कर, पॉज करना रोक, सॉल्व कर अपने, बता आंसर। सर आंसर आ गया हमारा। क्या सर जी? रेशियो वॉल्यूम ऑफ एटम टू न्यूक्लियस पूछा है। हम जानते हैं रेडियस ऑफ एटम होता है 10 का पावर माइनस 10 मीटर सर जी। एटम एंगस्ट्रम के ऑर्डर में होता है। और अगर न्यूक्लियर की रेडियस देखेंगे तो 10 का पावर माइनस 15 मीटर होता है। उसको हम नियरली स्फेरिकल ही मानते हैं। जब इसका साइज देखो तो रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियर इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 10 बटा 10 का पावर माइनस 15। काटोगे 10 का पावर प्लस 5 आ गया। अरे माइनस 15 ऊपर जाएगा तो प्लस 15। 10 का पावर माइनस 10, 10 का पावर प्लस 15, 10 का पावर 5। और आपको बताया था कि लाखों गुना, लाखों किलोमीटर बड़ा होता है एटम रेडियस के कंपेयर में। रेडियस के कंपेयर में कितना बड़ा होता है? तो सर आंसर हमारा ये आ गया। हाँ, आपने भी टिक किया क्या? गलत है, आप एमआर स्कैम में फंस चुके हैं। लाइव क्लास में जब मैं कराता हूं तो 50% ज्यादा लोग फंसते हैं। आप शर्माइएगा नहीं, ईमानदारी से बताइएगा आपने सही किया है कि गलत। ईमानदारी से। सर क्यों, यही तो है? नहीं बेटा, वॉल्यूम पूछा है और स्फेरिकल मान के अगर वॉल्यूम लिखेगा तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का जो रेशियो होगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम का क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। रेडियस ऑफ एटम बटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का वैल्यू 10 का पावर 5 का क्यूब, 10 का पावर 15 आंसर आएगा। अगर आपसे गलती हुई है तो एक्सेप्ट करिएगा, कलम प्लस कर लीजिएगा। अगर गलती नहीं हुई है तो गलती हुई तो माइनस, और सबको बताना है कि स्कैम में फंसे कि नहीं। पहले सवाल में मजा आ गया। तो एटम से न्यूक्लियर पे जाने से पहले हमेशा मैं ये सवाल कराता हूं ताकि तुमको फील आ जाए कि हम एटम से अब एटम के अंदर उसके सेंटर पे जो पॉइंटेड स्पेस है उसके बारे में बात करने, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ज्यादा हेवी नहीं होगा, ठीक है? थोड़ी बाइंडिंग एनर्जी समझाएंगे। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर के बारे में बात करूं तो न्यूक्लियर की 4 प्रॉपर्टी तुम बताओ क्या हो सकती है। सर न्यूक्लियर एक ऐसा स्पेस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है, से और उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज हुआ ना, इलेक्ट्रॉन तो बाहर है। गुरु मान गए यार। अच्छा सर, न्यूक्लियस एक ऐसी जगह है जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइनली पाए जाते हैं। बिल्कुल, जिसको हम न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस में रहने वाले प्राणी को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, है ना? भारत में रहने वाले प्राणी को भारतीय कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसको हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो जैसे तुमसे बोले नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कंबाइनली नंबर, न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, इसी का दूसरा नाम और है हेड्रॉन्स। है हेड्रॉन्स, हेड्रॉन्स, बैरियॉन्स। सर ये हमने नहीं सुना है, हो सकता है नहीं सुना हो, लेकिन ये नाम है इसके। अगर गलती से आ जाए तो बस तुमको याद रहेगा। तुमको अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया, याद रह जाएगा। तो इसको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। इसको हम दूसरा नाम न्यूक्लियॉन्स, हेड्रॉन्स, बैरियॉन्स भी होता है। किसको? प्रोटॉन को क्या कहते हैं? बैरियॉन्स। ये कहां पर आपने होता है? एनसीईआरटी में भी है। अच्छा, दूसरा नाम है इसका। हाँ, कह रहे नंबर ऑफ बैरियॉन्स बताओ, तो नंबर ऑफ बैरियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, हेड्रॉन्स। चलिए ठीक है सर।
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन है जेड एक्स है, जहां पे ए होता है मास नंबर, कई बार इसको जेड एक्स ए नीचे लिखते हैं। अब इसमें मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इज द मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के जो नंबर होता है उसको कहते हैं हम नंबर ऑफ मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और जो जेड होता है और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। तो मुझे बस इतना बताओ ए का यूनिट क्या हो जाएगा ईमानदारी से, यूनिट ऑफ ए, ये मास नंबर है तो यूनिट ऑफ ए क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, यूनिट ऑफ ए इज केजी, नहीं बे, मास नंबर है, मास नहीं है, यूनिटलेस, यूनिट ऑफ ए इज यूनिटलेस। कई बार बच्चे भावुक हो जाते हैं, मास नंबर है सर जी, मास नंबर है ही तो मास का नंबर है ही, एक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ये यूनिटलेस होगा। अच्छा इंपॉर्टेंट बात बताया, तो देखो मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, सर ठीक है। अब यहां पे हम बात करें कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन है, तो 9th एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फंडामेंटल। हालांकि ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है, आर नॉट फंडामेंटल। सर कैसे, एनसीईआरटी में लिखा हो 9th के लेवल पे, एलिमेंट्री बहुत पहले लिखी होगी किताब। देखो व्हाट इज फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल इज द फंडामेंटल सेल ऑफ यूनिट इज बायोलॉजी, क्या होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोलॉजी सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, कुछ होता है ना। फंडामेंटल मतलब सबसे छोटा, सबसे बेसिक, सबसे एलिमेंट्री, ये होता है ना फंडामेंटल, सबसे छोटा, सबसे बेसिक, सबसे एलिमेंट्री, क्या इसी को हम फंडामेंटल कहते हैं? हाँ सर, सबसे छोटा, सबसे बेसिक, सबसे एलिमेंट्री को ही हम फंडामेंटल कहते हैं। तो जैसे मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल, तो फंडामेंटल नहीं है, तो कौन है फंडामेंटल? इलेक्ट्रॉन इसमें फंडामेंटल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम तोड़ सकते हैं। फंडामेंटल वो पार्टिकल होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, सिंपल सी बात है। फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम छोटे छोटे चुकनी चुकनी तोड़ नहीं सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन का आधा पॉसिबल नहीं, इलेक्ट्रॉन आधा नहीं कर सकते, प्रोटॉन को आधा कर सकते हैं। प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर नॉट फंडामेंटल, सॉरी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट फंडामेंटल, बट इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो ये आपका फंडामेंटल पार्टिकल है। पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इसका जब यूज होगा तो बताऊंगा इसके बारे में पूरा, अभी समझ लो आर फंडामेंटल पार्टिकल, आर फंडामेंटल पार्टिकल। ये क्वार्क क्या होता है सर जी? क्वार्क एक पार्टिकल है जिसके मदद से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं हम क्वार्क्स। एक प्रोटॉन 3 क्वार्क से बना होता है, अगर आप प्रोटॉन को तोड़ेंगे तो प्रोटॉन क्वार्क के फॉर्म में टूटता है। 3 क्वार्क होता है, अप एंड डाउन। अप क्वार्क का चार्ज होता है, टोटल चार्ज लिखेंगे, अप क्वार्क का चार्ज होता है 2/3e प्लस 2/3e, माइनस डाउन का होता है 1/3e। तो टोटल चार्ज हो जाएगा, 3 एलसीएम लोगे तो 4 में से 1 जाएगा, 4 माइनस 1e, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस ई। देखो प्रोटॉन का चार्ज देखो प्लस ई आ गया। और न्यूट्रॉन देखोगे तो ये नहीं आएगा सवाल वैसे, लेकिन मैं इलेक्ट्रोस्टैट में भी आपको पढ़ाया था। ये हो जाएगा आपका डाउन डाउन एंड अप। डाउन डाउन एंड अप का मतलब है कि इसका टोटल चार्ज आप देखोगे तो ये आ जाएगा कुछ 2/3e, अप का एक अप है 2 डाउन है, तो -1/3e माइनस 1/3, तो टोटल चार्ज क्या हो गया 0। तो ये तुम्हारे क्वार्क्स के चार्जेस है, क्वार्क्स के चार्जेस है। क्वार्क्स क्या होते हैं? जिससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना होता है। तो क्या प्रोटॉन को तोड़ सकते हैं? हाँ तोड़ सकते हैं। अगर प्रोटॉन को तोड़ देंगे तो फंडामेंटल नहीं हुआ, नहीं, जिसको हम तोड़ सकते हो फंडामेंटल नहीं है। इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते, क्वार्क को नहीं तोड़ सकते, न्यूट्रिनो को नहीं तोड़ सकते, पॉजिट्रॉन को नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ सकते हैं। बस इतना बेसिक सी बात है। अब क्वार्क के अंदर जाओगे तो टोटल 6 तरह के क्वार्क होते हैं, लेकिन आप बस इतना समझो कि क्वार्क फ्री स्टेट में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एलिमेंट्री और सरफेस लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड होता है। यहां पे देखो ये फ्रैक्शन ऑफ चार्ज है, हम क्या कहते हैं ई के फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ ई के फ्रैक्शन में चार्ज है। तो यहां पे ये पॉसिबल तभी है जब फ्री स्पेस में चार्ज अवेलेबल नहीं होते। तो चलिए इसको समराइज करते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं होते हैं क्योंकि वो क्वार्क से बने हैं, हम उसको क्वार्क के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। हालांकि क्वार्क फ्री स्पेस में अनस्टेबल होता है, इसलिए चार्ज का क्वांटाइजेशन अभी भी वैलिड है। फ्रैक्शन को देख के घबराओ मत, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया था। फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, क्वार्क को नहीं तोड़ सकते, न्यूट्रिनो को और पॉजिट्रॉन को नहीं तोड़ सकते, ये फंडामेंटल है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं है। जैसे क्वार्क की बात करोगे तो टोटल 6 तरह के क्वार्क होते हैं, अप डाउन टॉप बॉटम ब्यूटी चार्म। कौन रखा है इस क्वार्क का नाम? इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, बस ऐसे ही मैंने बता दिया कि ऐसा होता है।
अब मेन है तुम्हारा साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम नियरली स्फेरिकल मानते हैं। क्या मानते हैं? नियरली स्फेरिकल मानते हैं, और नियरली स्फेरिकल मानते हैं, और इसका हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मतलब एक बात बताओ, जितने लोग रहने आएंगे ऑब्वियस सी बात है उतना ज्यादा जगह लेगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम किसका? ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहां पे V नॉट डाल सकते हो, तो V इज इक्वल टू V नॉट इंटू ए होता है। अब अगर मैं तुमसे ग्राफ पूछूं वॉल्यूम और मास नंबर के बीच, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का मास नंबर बढ़ेगा उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाती है। दो अलग अलग न्यूक्लियस के वॉल्यूम का रेशियो लिखोगे तो डायरेक्टली उनके मास नंबर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा क्या? यस। तो पहली बात ये हमने वॉल्यूम पे कर ली, कोई दिक्कत? मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात, इस वॉल्यूम को लिख क्या सकते हैं सर? 4/3 पाई आर क्यू, है ना? तो 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू V नॉट इंटू ए। क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि रेडियस का क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए? बाकी सब कांस्टेंट है भाई। किसी भी न्यूक्लियस की बात करोगे तो चार थोड़ी ना किसी अलग अलग न्यूक्लियस के लिए चेंज होगा, या पाई की वैल्यू अलग अलग न्यूक्लियस के लिए थोड़ी ना चेंज होगा। V नॉट भी कांस्टेंट था। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4/3 पाई कांस्टेंट है तो आर क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए? हाँ। तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3। ये सन हो? हाँ सर कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये पावर 3 है, उधर जाते तो पावर 1/3 हो जाएगा। तो दो अलग अलग मास नंबर के न्यूक्लियस के रेडियस का साइज देखो तो R1/R2 क्या यहां पे हो जाएगा? A1/A2 का पावर 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इसके ग्राफ से सवाल हो, चाहे इसके उससे सवाल हो, क्या कहते हैं, रेशियो मास नंबर देके रेडियस का रेशियो पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहां पे सारे कांस्टेंट को एक साथ उधर ले जाके प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो R इज इक्वल टू हो जाता है R0 A का पावर 1/3। ये तुम्हारा रिलेशन मिल गया। तो यहां पे R1 तो A1, R2 तो A2, डिवाइड करोगे तो R1/R2, R0 से R0 कट जाएगा, A1/A2 का पावर 1/3। सही तो है। अब इस R0 की वैल्यू अलग अलग किताबों में अलग अलग, कहीं 1.2 फर्मी मीटर है, तो मैं ये रेंज ही दे देता हूं 1.4 फर्मी मीटर। फर्मी मतलब 10 का पावर -15। तो 1.2 से 1.4 फर्मी मीटर में कांस्टेंट अलग, तुम इतना याद रखो ना, 1.2 फर्मी मीटर होता है, तुम्हारा आंसर सही आ जाए। अलग अलग किताबों में अलग अलग है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है। अब यहां पे बताओ रेडियस और मास नंबर के बीच कैसा ग्राफ होगा? तो देखो, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का पावर 1/3। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू पावर 1/3। वाई एक्सिस पे मैंने रेडियस रख दिया, तो वाई एक्सिस पे रेडियस रखा तो रेडियस को वाई बोल देते हैं। तुम्हारा ए एक्स एक्सिस पे हमने मास नंबर रखा है तो इसको एक्स बोल देते हैं, एक्स का पावर 1/3। अब मुझे बताओ कि जब भी y प्रोपोर्शनल टू x होता है तो स्ट्रेट लाइन, और x का पावर बढ़ता है तो ऊपर जाता है, क्या ये थोड़ा नीचे जाएगा? सर ये तो y √x है, √x है का ग्राफ है, लेकिन यहां भी तो पावर 1/3 है, थोड़ा और कम है पावर, हाफ से भी कम है पावर, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना? तो ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं रेडियस बटा a का पावर 1/3 का ग्राफ पूछूं तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू a का पावर 1/3, और a/3 को, a का पावर 1/3 को ही अगर तुम x बोल दो तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये मैंने आपको बेसिक मैथ में भी सिखाया है। ये सब पढ़ना कितना आसान है बताओ। थोड़ा सा नाम को हेवी चीज है तो इसको तो बिल्कुल इग्नोर करना है। बाकी फंडामेंटल अनफंडामेंटल बताया, उसके बाद नोमेनक्लेचर बताया कि इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, सब तुम जानते हो फिर भी बताया। और ये देखो कितना आसान है, ग्राफिकल टर्म भी इजी है। हाँ सर। अब तीसरी चीज न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी में आता है, तीसरी चीज आता है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मास नंबर पे कैसे डिपेंड करेगा? तो सर स्फेयर है तो इसका सरफेस एरिया हम लिख सकते हैं 4/3 पाई 4/3 ना 4πr²। सरफेस एरिया 4πr²। स्फेयर है तो 4πr², है ना? हाँ सर। तो यहां पे एरिया क्या ये प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर आ गया? हाँ। तो क्या लिख सकते हैं? एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस को लिख सकते हैं मास नंबर का पावर 1/3 का होल स्क्वायर। तो क्या एरिया इज प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 2/3 आ गया? हाँ सर जी। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, इस पर सवाल इतने नहीं आए, लेकिन निकालना तो सीख लो। हाँ सर ठीक है, ग्राफ भी बना देंगे। देखो यहां भी एरिया और मास नंबर का ग्राफ बनाओगे, एरिया और मास नंबर ये दोनों अलग है। ये कैसा होगा? अगर एरिया प्रोपोर्शनल टू ए होता तो ऊपर जाता, ए का पावर 1 से बड़ा हो तो ऊपर जाता, ये थोड़ा सा नीचे झुकता हुआ ही बनेगा। अब नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, अब न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है? तो न्यूक्लियर डेंसिटी रो लिखेंगे, स्फेरिकल है तो टोटल मास m टोटल बटा टोटल वॉल्यूम लिख दो।
m टोटल बटा टोटल वॉल्यूम। बताओ टोटल मास किसी न्यूक्लियस का क्या हो? तो एक प्रोटॉन का मास होता है mp, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग लगभग मास अगर बराबर माने, लगभग लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर माने, तो टोटल मास हो जाएगा मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो तुम्हारा v नॉट इंटू ए आ गया था, वॉल्यूम v नॉट इंटू ए। हाँ सर। अब यहां से देखो तो क्या इसको हम कैंसिल कर सकते हैं? हाँ। वी नॉट की वैल्यू कितनी होती है तो वो निकाल सकते हैं, क्योंकि तुम्हें आर नॉट पता है तो वी नॉट 4/3 पाई से निकाल सकते हो। ये कोई खास बात नहीं है। ये वी नॉट कितना हो जाएगा? तो देखो मैं काम करता हूं, ये वॉल्यूम बराबर वी नॉट ए है। हाँ, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यू। हाँ, रेडियस की वैल्यू यहां पर रख दो आर नॉट ए क्यू। तो यहां से वी नॉट निकाला जा सकता है, जो तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है, वहां पे वी नॉट जो भी आएगा क्या फिक्स आएगा? हाँ। तो एक चीज बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट, वी नॉट तुम्हारा कांस्टेंट, तो डेंसिटी कांस्टेंट हो गया, मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि तुम बोल रहे हो डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का मास, दो प्रोटॉन है दो प्रोटॉन का मास, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है तो 4 गुना मास, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है तो 16 गुना मास। टोटल प्रोटॉन टोटल न्यूट्रॉन का मास जोड़ के लिखोगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। तो जितने मास नंबर है ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, तो ये तो कट गया। तो मास बटा बी नॉट तुम्हारा कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू सॉल्व करके आती है कुछ 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। बहुत हाई डेंसिटी होता है न्यूक्लियस का। हाँ सर, बहुत हाई डेंसिटी तो दिख ही रहा है। इसका ग्राफ बनाएंगे मास नंबर का, डेंसिटी का मास नंबर के साथ, तो ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा कांस्टेंट आएगा। ये तो बहुत इजी हो गए लोग। हाँ, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा होता है। अब इस पर सवाल देख लेते फटाफट। ये देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ मास नंबर एफी, एटॉमिक नंबर नहीं दिया, इफ रेडियस ऑफ 27 एल्युमिनियम इज 3.6 फर्मी मीटर, है ना, फर्मी मीटर। तो देखो रेडियस ऑफ क्या लिखा है, एफी बटा रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू एफी का मास नंबर 125 और एल्युमिनियम का मास नंबर 27 का पावर 1/3। तो फॉर्मूला पर है आर इज प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3। हाँ सर, ये वैल्यू तुम्हें एल्युमिनियम का रेडियस दिया हुआ है, वहां पे देखो 3.6, तो 3.6 रख लो। तो रेडियस ऑफ एफी बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 125 को लिख सकते हो 5 का क्यूब, 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब का पावर 1/3। ये पावर 3 कॉमन चला जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 5/3। अब इसको तुम डिवाइड करते हो तो 12×36 1.2 आएगा क्या? हाँ, 12×36 1.2 मल्टीप्लाई 5, 12×5 = 60, 6 फर्मी मीटर आपका आंसर आ रहा होगा। रेडियस ऑफ एफी इज 6 फर्मी मीटर। सिर्फ ये सवाल आप कॉपी करना। अब जो मैं आपको सवाल कराऊंगा उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सवाल देखना, सवाल देखना। अब मैं जेई मेन के सारे सवाल आपको कराते हुए चल रहा हूं। मतलब देखो कितने टाइम की मोहलत मांगी है तुमसे, उसमें भी पूरा 100% चीजें आपको कराता हुआ चलो। देखिए, द डेंसिटी ऑफ अ कॉपर न्यूक्लियर इज ग्रेटर देन द कार्बन। गलत हो गया? सर डेंसिटी तो बराबर होता है। यस, द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए हैज द रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3। न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए हैज रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 3। ये सही लग रहा है। असर्शन गलत, वो सही, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। मेरे हिसाब से ये सही है, आर इज करेक्ट। ओके, फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए एंड रेडियस आर, द मास डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मास डेंसिटी इंडिपेंडेंट अपॉन द मास नंबर। बताइए, इंडिपेंडेंट अपॉन द मास नंबर, खत्म। तीसरा सवाल देखो, जेई मेन 2025 का सवाल कर लिए? हाँ सर, जेई मेन 2025 का सवाल कर लिए। अब आओ जेई मेन 2024 का सवाल कर लेते हैं, फिर 23 भी कर लेंगे। ये क्या कह रहा है, द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू द मास, क्या बोला, मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस विथ मास नंबर 192। मतलब जिसका मास नंबर 192 है उसका रेडियस अगर आर है, तो मास नंबर ए डैश बताया है, इधर पूछा है द मास नंबर बताओ न्यूक्लियस का जिसका रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, जो ऊपर वाला रेडियस है उसके रेडियस का ही आधा है। ठीक है, उसके रेडियस का आधा है, तो इसका मास नंबर बताओ। पहले सवाल को पहले लॉजिकली पढ़ो और समझो। ये सवाल बस तुम कॉपी कर लेना है। ठीक है, मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ मास नंबर इतना। तो इसका मास नंबर का अगर रेडियस तुम आर बोलते हो तो उसका मास नंबर बताओ जिसका रेडियस इसके रेडियस का आधा हो जाए। सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू बोलो, सॉरी रेडियस बोलो आर बटा इसका रेडियस बोलो r/2 इज इक्वल टू इसका मास नंबर बोलो 192 बटा मास नंबर ए डैश का पावर 1/3। क्या खास बात है भाई, इसका रेडियस r, इसका मास नंबर 192, इसका रेडियस r डैश, इसका r डैश, इसका मास नंबर a डैश।
और रेडियस का रेशियो मास नंबर के पावर 1/3 होता है। आर से आर कट गया, 2 पर जाएगा, 2 इज इक्वल टू 192 बटा ए डैश का पावर 1/3, ये 1/3 इधर जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू 192 बाई ए डैश, तो ए डैश इज इक्वल टू आएगा 192 बाई 8। अगर ये पूरा का पूरा 200 होता तो 25 हटे 200 और 8 कम है तो 24 आएगा। क्या आंसर? 24 आंसर भी देखिए, 24 आंसर भी है। चलो नेक्स्ट देखो, अ न्यूक्लियस हैज मास नंबर A1 and volume V1. Another nucleus has mass number A2 and volume V2. The relation between mass number is A2 बराबर 4 times of A1. Then volume का रेशियो पूछे। अरे यार, वॉल्यूम V1 by V2 बराबर मास नंबर A1 by A2। अब तुमसे बोला है कि A2 बराबर 4A1 है, A2 को तुम लिखोगे, A2 को लिखोगे 4A1, यहां पे A1 से A1 कट जाए तो वॉल्यूम का रेशियो आएगा 1/4। अब यहाँ पे V2/V1 पूछा, देखो ये V2/V1 पूछा, तो V2/V1 हो जाएगा 4:1। बताइए, आसान है, आसान है बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब 23 कर लीजिए, तो सारा करा दोगे? हाँ सारा करा देंगे, सारा करा देंगे। चलिए 23 कर लीजिए, जो करते जाएंगे आप पर लोड नहीं आएगा, कितना आसानी से हो रहा है। देखिए, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन एंड द हीलियम 1:1। डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3 और डेंसिटी डज नॉट डिपेंड। Nucleus disintegrate into two smaller part which have their velocity in the ratio 3:2. Then ratio of their nuclear size will be। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल। इसको एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, मजा आ जाएगा, इसको करने में मजा आएगा, इसको करने में मजा आएगा। चाहो तो मैं हिंट दे देता हूं, कुछ खास बात नहीं है। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट इनटू टू स्मॉलर पार्ट, एक न्यूक्लियर डिस्ट में था, दो हिस्से में टूटा, तो इसकी वेलोसिटी मान लो V1 आगे है, ये V2 इधर, मोमेंटम सेम होना चाहिए। हाँ, तो मोमेंटम लिखोगे, मैं कर ही दिया, अब हिंट दो, देखो मोमेंटम बराबर होगा तो m1 इंटू V1 बराबर m2 इंटू V2। ठीक है, अब जो मास है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी तो वैसे भी कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है, तो सिंपल आ जाएगा V1 इंटू R1 का क्यूब बराबर V2 इंटू R2 का क्यूब, जहां पे ये वेलोसिटी है। ठीक है, ओके, तो वेलोसिटी का रेशियो तुमको दे दिया, चलो वेलोसिटी का रेशियो दे दिया, तो रेडियस का रेशियो आ गया, और रेडियस को तुम मास नंबर के टर्म्स में लिख सकते हो, रेडियस इज इक्वल टू मास नंबर का पावर 1/3। मजा आ जाएगा करने में। और जरूर बताइए क्वेश्चन नंबर 23 रिलेट करके आप कर पाए कि नहीं कर पाए, आंसर जरूर मिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए 2022 कर लीजिए, तो 25 किया, 24 किया, 23 किया, अब 22 कर लेते हैं। चलिए, द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियर इन द रेशियो 4:3, द न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो 1:1। न्यूक्लियर डेंसिटी डिपेंड ही नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, द रेडियस आर, पहले ये कर लो, द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इतना इतना इज क्लोज टू 1। The radius r और nuclear size a can be estimated by the formation of r 1.3 into 10⁻15 a का पावर 1/3। देखो तुमको बोला था ना, कहीं 1.2 यूज करते हैं, कहीं 1.4 को 1.3। देखो ये रेडियस क्या लिखा है, रेडियस देखो क्या लिखा है, रेडियस बराबर क्या लिखा है, देखो रेडियस इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻15, मतलब 1.3 फर्मी इंटू a का पावर 1/3, ये दिया। देखो, if it follows that the mass density of the nucleus is of the order of mass of proton, हमको दे दिया। ठीक है, तो क्या बोला है, it follows mass density। अच्छा, मास डेंसिटी पूछा है, तो अभी तुमने निकाला 10 का पावर 17 होता है, 3 कहां से आएगा भाई, 10 कहां से आएगा, 24 कहां से आएगा, 10 का पावर 17 बी आंसर। अरे यार, चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ पर, है ना, चाहो तो निकाल सकते हो, 4/3 ऐसे निकाल सकते हो। डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा तुम्हारा मास बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यहां से मास ऑफ प्रोटॉन बटा 4/3 पाई मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ए, एंड 4/3 पाई आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, आर नॉट का क्यू इंटू ए, है ना, आर नॉट का क्यू इंटू ए, तो ए से ए कट जाएगा, ये बचेगा मास ऑफ प्रोटॉन बटा 4/3 पाई आर नॉट का क्यू, मास ऑफ प्रोटॉन दिया, आर नॉट दिया है, 10 का पावर 17 आ जाएगा। चाहो तो एक बार वेरीफाई करके भी देख सकते हो, चाहो तो एक बार वेरीफाई करके भी देख सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब इसमें से आपको कौन से सवाल लिखने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, को भी बता देता हूं। नोट्स में कौन से सवाल लिखने, दो, एक तो सवाल आपको ये लिखना है, एक तो सवाल आपको ये लिखना है, बाकी कोई नहीं लिखना, बाकी कोई नहीं लिखना, एक ये लिखना, ऊपर मैंने लिख दिया था, एक ये वाला लिख, दो सवाल आपको लिखने नोट्स में। ठीक है, दो सवाल लिखने, बाकी ये सारी चीजें लिखनी। अब आइए एएमयू क्या होता है। एएमयू आपको पता होना चाहिए कि एएमयू होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो कार्बन 612 का जो मास होता है उसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 का पावर -27 kg। 1 AMU इज नथिंग बट
1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg की वैल्यू को 1 AMU कहते हैं। तो ये मास को मेजर करने का एक प्रैक्टिकल यूनिट है जब मास बहुत छोटा हो तो, मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के मास को हम 1 AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है सर? मास ऑफ प्रोटॉन तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको अगर AMU में रखते हैं तो आता है 1.0073 AMU। हल्का सा उससे ज्यादा है, देखो 1.66, ये 1.67, इसको एमयू में कन्वर्ट करोगे तो 1.0073 एमयू होता है। हालांकि इसको याद नहीं रखना, ये जब भी सवाल पूछेगा तुमको न्यूक्लियर फिजिक्स के सवाल में अगर मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू एमयू यूज करना है तो हमेशा लिख के देगा, हमेशा लिख के देगा, ठीक है। बाकी अगर तुमको ध्यान रहता तो अच्छी बात है। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, वैसे तो केजी में देखोगे तो लगभग इतना ही होता है, लेकिन अगर एमयू देखो तो 1.00, ये कुछ 87 एमयू के आसपास होता है, या 83 एमयू, इससे थोड़ा ज्यादा, वो 73, ये 87, थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर देन होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में रखो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। एएमयू में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? तो इस केजी को हम इतना एएमयू बोलते हैं। तो 1 केजी बराबर क्या हो जाएगा सर? 1 केजी बराबर हो जाएगा, इसको आप उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 AMU डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू -10⁻27, ये तो हो गया 1 केजी की वैल्यू। 1 केजी होता है 1 AMU भाई इतना, लेकिन इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, बस ये आपको ध्यान रखना है कि 1 AMU कितना होता है, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, पूरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा फेमस इक्वेशन कौन सा है? पूरे फिजिक्स का सबसे ज्यादा फेमस इक्वेशन सर, फेमस माने तो, फेमस बोले तो, फेमस में सबसे ज्यादा फेमस, तुम अगर चाय की दुकान पे बैठ के चाय वाले से पूछो अरे तुम इस इक्वेशन के बारे में जानते हो, या तुम पान की दुकान वाले से पूछो या पानीपुरी वाले से पूछो कि तुम इसके बारे में जानते हो, सब कोई फिजिक्स का फॉर्मूला बताओ तो बताया क्या बोलेगा? सुने हैं E बराबर mc²। जहां पे E क्या है? एनर्जी। कौन सी एनर्जी है E? कौन सी एनर्जी है? अगर तुम सोचो कि E बराबर mc² में E कौन सी एनर्जी है, ये बताओ सर। E बराबर mc² में E एनर्जी है कौन सी सर? फोटोन की? नहीं सर, कौन सी एनर्जी है? तो सर E बराबर mc² में E एनर्जी है कौन सी सर? न्यूक्लियर एनर्जी? नहीं। कौन सी एनर्जी E बराबर mc²? इसको कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, देखना ध्यान से, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब है कि मान लो कोई भी m मास का आदमी है, चलो मान लो ये m मास का आदमी, ये m मास के आदमी में इसके खुद के मास की वजह से जितनी एनर्जी स्टोर्ड है ना, उसी को कहते हैं मास एनर्जी। मतलब ये एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इक्विवेलेंट टू इट्स मास। मतलब ये कि रामलाल, ये तो रामलाल सुखरू है, 20 किलो का है सर, क्या हो गया यार? ये इसकी हालत खराब है, 20 किलो का कुपोषित है, सॉरी वर्ड नहीं बोलना चाहिए, चलो 20 किलो का ही। अब मैं तुम्हें बोलूं कि 20 किलो मास को अगर रामलाल पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो इससे क्या हो सकता है? क्या हो सकता है अगर ये अपनी मास को 20 केजी को पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो क्या हो सकता है? आप बताइए क्या हो सकता है? सोचो क्या हो सकता है इसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो? अगर रामलाल इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, अगर रामलाल इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो उस एनर्जी से जो मतलब इसके मास से जो एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी से टीवी चल सकता है, पंखा चल सकता है, क्या हो सकता है? ये पूरी दुनिया को भस्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू mc² में इस मास के करस्पॉन्डिंग, इसमें जो मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम कहते हैं मास एनर्जी। यह है मास एनर्जी। ऐसे समझो, हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम जब बनाया था, उसमें मिलीग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया। हालांकि इसको कन्वर्ट करना बड़ा टफ है, ऐसा नहीं कि पेन है, इस पेन के मास को एनर्जी में कन्वर्ट करो, ऐसा नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन होना चाहिए वहां, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये कन्वर्ट होता है। तो सर मास इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ सर, मास तो मास होता था। अब देखना मास के डेफिनेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। जब तुम 9th क्लास में थे तो मास को क्या पढ़ रहे थे सर? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। मास ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो जगह घेरती है ना? मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर जो जगह घेरती है वो तो वॉल्यूम हो गई। मतलब किसी मैटर में कितनी क्वांटिटी है उसको बोलते हैं मास। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, यही तो बोलते हो। व्हाट इज मास? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, कंटेन्ड इन बॉडी इज कॉल्ड मास। अब जब तुम 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़े थे तो तुमको मास को ऐसे डिफाइन किया था कि मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी
ऑफ ऑब्जेक्ट, सुनना कंसेप्ट क्लियर होगा तेरा, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज कौन है? मास ही तो है। मास नहीं लगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? नहीं होगा। तो मास इज द कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम कहते हैं कि बॉडी की मास, बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जब तुम 11th में आए, जब तुमने एनएलएम पढ़ा, तो तुमने बोला कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इनर्शिया का मेजरमेंट है। अब मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि मास, ये सब बकवास बात है। मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे लाइट एक एनर्जी है, जैसे साउंड एक एनर्जी है, जैसे हीट एक एनर्जी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, वैसे ये मास एनर्जी है। तो अब कहीं पे एनर्जी कंजर्वेशन होगा तो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा, मास इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास प्लस एनर्जी कंजर्व होगा। मतलब मैं कहता हूं कि ये एनर्जी है। देखना, फॉर्मूला लिखना और उससे सवाल डायरेक्ट करा देना बहुत आसान होता है। इसको फील करके देख। अगर मैं कहता हूं कहीं एनर्जी है, तो इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कितने फॉर्म इसके हो सकते हैं। एनर्जी एक काइनेटिक भी होता है, एनर्जी एक पोटेंशियल भी होता है, एनर्जी एक साउंड भी होता है, साउंड एनर्जी होता है, एनर्जी एक लाइट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी से तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था, फोटो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, सर हीट एनर्जी भी होता है, और ये मास एनर्जी भी होता है। मास इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास का नया डेफिनेशन आइंस्टाइन ने दिया। अच्छा, तो मास इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या कैन बी कन्वर्ट मास इनटू हीट? हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ? कैन बी कन्वर्ट मास इनटू साउंड? हाँ, साउंड इनटू मास, एनर्जी इनटू एनर्जी कंजर्वेशन का रूल यही। सोच। अच्छा, अब तुम्हें न्यूक्लियर फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में मजा आया कि नहीं? मास का डेफिनेशन समझ में आएगी। अब मास का फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्म है, उसमें एनर्जी कितनी है? जैसे फोटोन में एनर्जी कितनी स्टोर होती है? एचएफ। तो अगर एम मास में एनर्जी ही है, मास इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उस एनर्जी को निकालने का तरीका होगा, वो तरीका एमसी स्क्वायर। वो तरीका एमसी स्क्वायर। मैं सीधा बोलूं कि 10 केजी ऑब्जेक्ट का मास बताओ, मास एनर्जी ऑफ 10 केजी ऑब्जेक्ट, मास एनर्जी ऑफ 10 केजी ऑब्जेक्ट, 10 केजी ऑब्जेक्ट में मास एनर्जी कितना स्टोर होगा बताओ। तो ई बराबर आप लिखोगे एम सी स्क्वायर। एम की वैल्यू बोलो सर 10 इंटू सी बोलो 3 इंटू 10 टू दावर 8 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 10 इंटू 3 का होल स्क्वायर 9 और 10 का पावर 8 का होल स्क्वायर 10 का पावर 16, तो आएगा 9 इंटू 10 का पावर 17 जूल एनर्जी स्टोर। ओहो, ये बात है क्या काके? 32 मिनट हो गया, 8 मिनट है मेरे पास और, ठीक है, इतनी एनर्जी स्टोर होगी। यहां से तुमसे ये भी पूछेगा रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है E बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। तो आप लिखोगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करके जो जूल में आएंगे वो एनर्जी आएगी। अच्छा, E बराबर एम सी स्क्वायर, यस, E बराबर एम सी स्क्वायर। फील आया इसका? फील तो आया। अब यहां पे अगर मैं तुम्हें बोलूं वन एटॉमिक मास के क्रॉसपॉन्डिंग, वन एटॉमिक, एटॉमिक मास यूनिट क्या है? मास का एनर्जी, सॉरी मास का यूनिट। वन एटॉमिक मास किसका यूनिट है? मास का यूनिट। 2 mu क्या होता है सर? 2 mu मास की वैल्यू है। तो अगर मैं बोलूं एनर्जी स्टोर्ड इन या एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू, एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 AMU मास, तो बताओ कितना होगा? एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 AMU मास, 1 AMU मास में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, है ना? तो देखो तुम लिखोगे E बराबर MC स्क्वायर, हाँ सर। M की वैल्यू बोलो सर 1 AMU लिख रहे हो, हाँ, तो 1 AMU इंटू सी स्क्वायर। अब 1 AMU रहने दो, सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अभी कुछ नहीं लिखेंगे, मास हमने लिख लिया MU इंटू सी स्क्वायर। अब ध्यान सुनिए, 1 AMU को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो कितना होता है? 1.66 समथिंग ना? हाँ, रख दो, तो रख दो। तो 1 MU को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर 27 और इंटू सी स्क्वायर है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर जूल। ये मैंने केजी में रखा है एमयू को, और इसको जूल में, और इसको एसआई यूनिट में रखा, मतलब इसको भी एसआई यूनिट, इसको भी एसआई यूनिट में रखा। ये पूरा सॉल्व करके तुम्हारा आता है 931.5 जूल को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया तो इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 एमयू में कितना एनर्जी स्टोर है निकालना है। तो हमने लिखा मास की वैल्यू 1 एमयू इंटू सी स्क्वायर। अब 1 एमयू इंटू सी स्क्वायर, 1 एमयू को केजी में बदला और सी की वैल्यू भी केजी में रख दी, मतलब सॉरी एसआई यूनिट में रख दी, और ये जूल में आ गया। हाँ सर, एसआई यूनिट रखो तो जूल आएगा। हम जानते हैं 1 जूल, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये मैंने मॉडर्न में पढ़ा था।
हाँ सर, तो फिर से 1 जूल की वैल्यू में पुट करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला, तो ये 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी वैल्यू है? 1 AMU इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू आई ना। 1 AMU में 1 AMU मास के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी स्टोर होगा, 1 AMU मास में उसके मास के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी स्टोर होगा वो इतना होता है। मतलब ये किसकी वैल्यू है? 1 AMU इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू है क्या? 931.5 मेगा एमईवी बोला था मैंने, गलती से ईवी लिख दिया बस, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये कैसे आया? इस कन्वर्ट करके आया, कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करके एक बार प्रूफ कर सकते हो, लेकिन ये बार बार कैलकुलेशन में यूज होगा आगे, तो ये तुमको याद रखना है। ये भी तुमको क्वेश्चन के डेटा में वैसे दे देते हैं। तो यहां से आप हमेशा जब भी सवाल सॉल्व करोगे तो 1 AMU इंटू सी स्क्वायर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931.5 MeV लिख सकते हैं। इस पर सवाल कैसे आएंगे? तो सवाल ऐसे आएंगे, फाइंड एनर्जी stored in 2 AMU मास। 2 AMU मास में एनर्जी कितनी स्टोर होगी? E बराबर होता है mc स्क्वायर, मास कितनी दी है? 2 AMU इंटू सी स्क्वायर, और 1 AMU इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू तुमको बताया है 931.5 MeV। देख MeV में एनर्जी आ गई। अच्छा गुरु ये बात है, यस। तो AMU इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है 931.5 MeV। बस ये वाली टर्म तुमको याद रखनी, दैट्स इट, और कोई खास बात नहीं है, और कोई खास बात नहीं, ठीक है। मान लो एक पूरा न्यूक्लियस है मेरे पास कंप्लीट, उस न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है, मतलब 2 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन का गुच्छा है उस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है सर। इस पूरे न्यूक्लियस का मास हमने मेजर किया तराजू पे रख के, जिस न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन देखिए कितना है, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 3। तो इन पूरे न्यूक्लियस जो बना है वो 3 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से बना है। उसका मास मैंने मेजर किया m0 है। अब मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया, मैंने तोड़ के सबको अलग 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 थलग कर दिया। जैसे मैंने इसको अलग 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 थलग किया तो यहां पे बना 2 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन। क्या बनेगा? 2 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन ना, 2 ही प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, ठीक है। 2 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, ये अलग अलग बन गया। 2 प्रोटॉन इंटू 3 न्यूट्रॉन, देखो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, मतलब अलग कर दिया, ब्रेक कर दिया न्यूक्लियस। जैसे मान लो एक न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन है, मैंने उसको किसी तरीके से तोड़ के अलग अलग कर, तो अलग अलग करेंगे तो 5 इंडिविजुअल पार्टिकल बनेगा। हाँ, अब इसका मास मैंने जोड़ा, तो 2 प्रोटॉन का मास mp इंटू 2 एंड 3 न्यूट्रॉन का मास 3 इंटू mn, यही आएगा। हाँ, ये मास जोड़ के आया मेरा कैपिटल M, और न्यूक्लियस का मास था मेरा m0। ध्यान समझिए सवाल को फिर से। एक न्यूक्लियस है मेरे पास, एक न्यूक्लियस के अंदर 3 मेरे पास न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, वो सब चिपके हुए न्यूक्लियस के अंदर ऐसे, ठीक है। इस न्यूक्लियस का साथ में जब वो चिपके हुए थे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मास मैंने मेजर कर लिया, वो मेरा मास है m0। इसमें किसका मास है? न्यूक्लियस का। अब उस न्यूक्लियस में था क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसको तोड़ के जब हम अलग कर दिया तो 5 पार्टिकल मिले, क्योंकि 5 न्यूक्लियस 5 ही तो थे। जब इन 5 पार्टिकल का हमने मास जोड़ा तो हुआ है m। 2 प्रोटॉन का मास, 3 न्यूट्रॉन का मास m, और जब वो अंदर में थे, कंबाइंड थे, चिपके हुए थे, मतलब 5 लोग चिपक के बैठे हैं तो उनका मास हमने जोड़ लिया m0, और 5 लोग को सेपरेट कर दिया तो उनका मास है m। अब आपको बताना बीच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें बताना है कि जब 5 एक साथ थे तो उनका मास m0 था, जब 5 को इंडिविजुअल अलग अलग कर दिया तो उनका मास m हो गया। बताओ इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही है? बस ये तुमको बताना है, ये कमेंट करना है। अगली क्लास हम यही से शुरू करेंगे, बहुत सिंपल सी क्लास रही। आपको मजा आया कि नहीं? सही आंसर बताइए, और अगली क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।